दोस्तों मैं अमित पाटीदार जेल से आईएएस के रामबाण बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। यह हमारी जेल से आईएएस की रामबाण बैच है जो एमपीपीएससी प्री 2022 के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। इसमें यूनिट 1 से लेकर 10 तक वीडियो लेक्चर, साथ ही शानदार टेस्ट सीरीज और ई नोट्स का आयोजन किया गया है, जिसे आप प्राप्त करें जेल से आईएएस इंदौर ऐप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहां से आप इस रामबाण बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो हम हमारे जो एमपीपीएससी प्री की यूनिट 1 है, जिसमें हम एमपी हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे थे, मध्य प्रदेश के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमें आज महाजनपद काल का अध्ययन प्रारंभ करना है। तो मध्य प्रदेश में महाजनपद काल को भारत में, भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण कहा गया है, द्वितीय नगरी क्रांति कहा गया है, क्योंकि ये कब हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो हमारा भारत में महाजनपद काल का प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि जब उत्तर वैदिक काल था तब साम्राज्यवाद की भावना ने उदय ले लिया था, लेकिन जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते ये साम्राज्यवाद की भावना और अधिक प्रबल हो गई। अब अगर इसे द्वितीय नगरीकरण कहा गया है तो क्यों कहा गया है? क्योंकि जो नगरों की विशेषताएं होती है वो सारी विशेषताएं इस महाजनपद कालीन नगरों में पाई गई। तो देखते आगे मध्य प्रदेश में महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में उस समय 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 2 ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ है जो अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों में हमें किसके बारे में? 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है। बात यह है कि हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित जो 2 महाजनपदें हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मध्य प्रदेश में 2 कौन कौन सी? एक अवंती महाजनपद व दूसरी चेदी महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो 600 ईसा पूर्व के आसपास उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जो हमारे मध्य प्रदेश में अगर देखें तो अवंती व चेदी नामक 2 महाजनपद वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मैप है हमारा एमपी का। जो मालवा वाला क्षेत्र है या पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, वहां पर हमारी कौन सी महाजनपद अवस्थित थी? अवंती महाजनपद। और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में चेदी महाजनपद थी। महावस्तु तथा दीपवंश जैसे अन्य बौद्ध ग्रंथों में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र तो सब जानते हैं, लेकिन महावस्तु व दीपवंश जैसे अन्य बौद्ध ग्रंथों में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद प्रथम शासक रिपुंजय। कौन थे अवंती महाजनपद के प्रथम शासक? रिपुंजय, जो किस वंश से संबंधित थे? वितिहोत्र वंश से। किससे संबंधित? वितिहोत्र वंश से। वंश कौन सा, ये याद रखना है। सॉरी, वितिहोत्र वंश। आगे देखें, सर्वप्रथम अवंती का उल्लेख अष्टाध्यायी ग्रंथ में मिलता है। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ग्रंथ, जिसमें अवंती महाजनपद का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में उल्लेख है कि अवंती का नाम अच्युतगामी मिलता है। किसके? शासक अच्युतगामी के नाम पर। क्या नाम मिलता है? अच्युतगामी। किस में मिलता है? जो बौद्ध ग्रंथ है दीपवंश, उसमें क्या उल्लेख मिलता है कि अवंती को अच्युतगामी नाम से भी जाना जाता था। जो उस समय उस वहां का शासक अच्युतगामी था, उसके नाम पर इसका नाम यह रखा गया। तो अवंती महाजनपद जो जिसके प्रथम शासक कौन? रिपुंजय, जो किस वंश से संबंधित है? वितिहोत्र वंश से। आगे देखते हैं, रिपुंजय की हत्या उसके अमात्य, जो उसका मंत्री था, उसकी परामर्श संस्था में शामिल था, कौन? पुनिक। उसने इसकी हत्या कर अपने पुत्र प्रद्योत महासेन को शासक बना दिया। देखो, जो अवंती महाजनपद है उसका जो प्रथम शासक है रिपुंजय, जो वितिहोत्र वंश से संबंधित है। अब इस रिपुंजय का अमात्य था कौन? पुनिक। उसने रिपुंजय अपने जो राजा थे उनकी हत्या कर दी और अपने पुत्र प्रद्योत, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? महासेन के नाम से, उसे राजगद्दी पर बिठा दिया। किसकी? अवंती की। अब अगर अवंती की राजधानी की बात करें तो इसकी 2 राजधानियां थी। कितनी थी? 2 राजधानियां।
कौन कौन सी? एक तो उत्तरी अवंती जो है उसकी राजधानी क्या? उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती, जिसे वर्तमान में महेश्वर के नाम से जाना जाता है, नर्मदा नदी के किनारे खरगोन जिले में आती है। उज्जैनी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती, जिसे महेश्वर के नाम से, कौन से? खरगोन जिले में। और नदी अगर देखिए किस नदी के किनारे? तो नर्मदा नदी के किनारे। और उज्जैनी जो है शिप्रा नदी के किनारे, जिसे वर्तमान में उज्जैन कहा जाता है। आगे देखते हैं। जो प्रद्योत है वो मां चंडी का उपासक था, इसलिए उसके नाम के आगे चंड लगा दिया गया। मतलब पूरा नाम क्या हो गया? चंड प्रद्योत। प्रद्योत मां चंडी का उपासक था, इसलिए इसे चंड प्रद्योत कहा जाता है। चंड प्रद्योत, इसने अवंती पर 23 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया? 23 वर्षों तक शासन किया। अन्य नाम अगर देखें तो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, महासेन। इसका नाम प्रद्योत, पुनिक का पुत्र। पुनिक किसका अमात्य था? रिपुंजय का, अवंती के प्रथम शासक का। प्रद्योत, उसका अन्य नाम महासेन। विवाह, जो चंड प्रद्योत है उसने विवाह किससे किया? तो जो लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री शिवा से विवाह होता है। किसका? चंड प्रद्योत का। किससे होता है? जो लिच्छवी गणराज्य है उसका एक शासक राजा चेटक है, उसकी पुत्री का नाम क्या? शिवा, उससे इसका विवाह होता है। और दूसरा विवाह होता है उज्जैनी नगर की एक शूद्र कन्या गोपाल माता से इसका विवाह होता है। तो चंड प्रद्योत का विवाह दो लोगों से होता है। किससे किससे? एक तो जो लिच्छवी गणराज्य है उसका राजा शासक कौन? चेटक, उसकी पुत्री शिवा से होता है। और दूसरा उज्जैनी नगर की एक शूद्र कन्या गोपाल माता, उससे होता है। तो दो लड़कियों से इसका विवाह होता है चंड प्रद्योत का। आगे देखते हैं। चंड प्रद्योत का संघर्ष वत्स महाजनपद के साथ लगातार बना रहा। देखो, वत्स महाजनपद 16 महाजनपदों में से एक है। इसकी राजधानी अगर देखें तो कौशाम्बी, जो इलाहाबाद के आसपास वाला क्षेत्र है। वहां पर चंड प्रद्योत के समय काल में या इसके समकालीन एक शासक था उदयन। कौन शासन कर रहा था? उदयन। तो उदयन से चंड प्रद्योत के आपस में संघर्ष बना रहता था। तो किस महाजनपद से चंड प्रद्योत का संघर्ष बना रहा? वत्स महाजनपद से। आगे देखते हैं। मगध सम्राट हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के पांडु रोग, जिसे पीलिया कहा जाता है, के उपचार हेतु तो अपने राजवेद जीवक को भेजा था। तो जो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है उनका राजवेद का नाम क्या है? जीवक। इन्होंने किसके राज्य क्षेत्र में उनका इलाज करने के लिए इन्हें भेजा था? तो अवंती महाजनपद के जो शासक है चंड प्रद्योत, उन्हें कौन सा रोग हो गया था? पांडु रोग, जिसे पीलिया कहा जाता है। उनके उपचार के लिए जीवक को भेजा था। आगे चंड प्रद्योत की वंशावली अगर देखें तो इसके दो पुत्र, एक तो पालक और दूसरा गोपाल, जिसे गोपाल कश्यप के नाम से भी जाना जाता है। पालक के बारे में अगर देखें तो 28 वर्षों का शासन है। इसका उल्लेख वायु पुराण में मिलता है कि वायु पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि जो पालक है उसने अवंती महाजनपद पर 28 वर्षों तक शासन किया। आगे देखिए। इसकी माता का नाम शिवा। शिवा कौन? लिच्छवी गणराज्य के राजा जो चेटक है उनकी पुत्री कौन? शिवा। उनका पुत्र पालक चंड प्रद्योत का उत्तराधिकारी बनता है। अगर इसके पुत्र देखें तो इसके पुत्र दो है, अवंती वर्धन व राष्ट्रवर्धन। किसके? पालक के पुत्र अवंती वर्धन व राष्ट्रवर्धन। इसके बाद गोपाल का पुत्र आर्यक अवंती का सम्राट बना। जो उनकी दूसरी पत्नी गोपाल माता, उनका पुत्र कौन? अवंती, जो आर्यक है अवंती का सम्राट बनता है आगे चल के। नोट डाल। महावीर स्वामी के निर्वाण के समय अवंती का शासक कौन था? पालक था। कौन? पालक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जब महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था उस समय अवंती महाजनपद का शासक कौन बना था? तो पालक बना था। आगे देखें। गोपाल, माता का नाम गोपाल माता, पिता चंड प्रद्योत। यह आगे चलकर बौद्ध भिक्षु बन गए थे। तो देखो
चंड प्रद्योत की का विवाह दो लड़कियों से हुआ, एक शिवा जो लिच्छवी गणराज्य चेटक की पुत्री और दूसरी गोपाल माता उज्जैनी नगर की एक कन्या। इन दोनों से, शिवा से जो पुत्र प्राप्ति होती है उसका नाम पालक रहता है, वो जो 28 वर्षों तक अवंती पर शासन करता है। दूसरा जो होता है गोपाल, जो गोपाल माता का पुत्र है, और यह क्या है, आगे चलकर बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं। आगे देखिए, अवंती के लिए उत्तराधिकारी का संघर्ष। अब आर्यक है, गोपाल का पुत्र, गोपाल माता का पुत्र गोपाल और गोपाल का पुत्र आर्यक, और इधर अवंतीवर्धन और राष्ट्रवर्धन किसके पुत्र है, ये पालक के पुत्र है। जो शिवा से प्राप्त हुए पुत्र पालक, उसके पुत्र कौन, अवंतीवर्धन व राष्ट्रवर्धन। अब इनमें क्या होता है, उत्तराधिकारी की लड़ाई होती है, किसके बीच में, आर्यक व अवंतीवर्धन व राष्ट्रवर्धन के बीच में, इन दोनों में। और इसमें उत्तराधिकारी की लड़ाई में कौन जीतता है, आर्यक। कौन जीत जाता है, आर्यक। आर्यक अवंतीवर्धन व राष्ट्रवर्धन दोनों को पराजित कर देता है। इस संघर्ष में आर्यक विजय होता है तथा अवंती का शासक बनता है। अब यह कितने वर्षों तक शासन करेगा, लगभग 21 वर्षों तक शासन करता है पुराणों के अनुसार। अवंती पर शासन करने वाले अन्य शासक, विशाखयूप जो 50 वर्षों तक शासन करता है, अजक या अजाम नाम भी है अगला शासक जो 21 वर्षों तक शासन करता है, नंदीवर्धन जो 20 वर्षों तक शासन करता है। अवंती का अंतिम सम्राट कौन, नंदीवर्धन। देखो, प्रथम शासक अगर बात करें तो रिपुंजय जो वितिहोत्र वंश से संबंधित थे, और अवंती के अंतिम सम्राट देखिए, अवंती महाजनपद के अंतिम सम्राट तो कौन, नंदीवर्धन। कौन, नंदीवर्धन। नोट, मगध साम्राज्य व शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ने नंदीवर्धन को हराकर अवंती को सदैव के लिए मगध महाजनपद में विलय कर लिया। तो भाई उस समय जो मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी। अब मगध महाजनपद पर शासन वृहदत्त वंश, उसके बाद हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है शिशुनाग, उसके समय पर उसने जो अंतिम सम्राट अवंती महाजनपद का नंदीवर्धन, उसको पराजित करते हैं, और फिर अवंती महाजनपद को हमेशा के लिए किस साम्राज्य में मिला लिया जाता है, मगध साम्राज्य में मिला लिया जाता है। आगे देखते हैं चेदी महाजनपद। अब ये चेदी महाजनपद कहां पर, ये वाला बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, मतलब ये यूपी में भी फैली थी ये महाजनपद। राजधानी अगर इसकी देखें तो सोत्तीवती। चेतीय जातक के अनुसार जो चेतीय है यह इसका प्रथम शासक था, क्या नाम है, चेतीय। इसी के नाम से इस महाजनपद का नाम क्या हुआ, चेदी महाजनपद। तो चेतीय जातक के अनुसार इसकी राजधानी सोत्तीवती, और महाभारत के अनुसार इसकी राजधानी का नाम क्या था, सुक्तिमती। केन नदी का पुराना नाम भी सुक्तिमती था। तो ये हमने चेदी महाजनपद के बारे में देखा कि जो चेदी महाजनपद है वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के क्षेत्रों में फैली है। इसकी राजधानी सुक्तिवती चेती जातक के अनुसार, और सुक्तिमती महाभारत के अनुसार। आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में फैला है। नोट, पश्चिमी विद्वान पार्जिटर के अनुसार सुक्तिमती नगरी वर्तमान बांदा जो उत्तर प्रदेश के समीप, उत्तर प्रदेश में आता है, उसके समीपवर्ती क्षेत्र में है। अगर देखा जाए कि जो सुक्तिमती है चेदी महाजनपद की राजधानी, तो जो पश्चिमी विद्वान है पार्जिटर, उन्होंने क्या बताया कि जो सुक्तिमती राजधानी है चेदी महाजनपद की, वो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में बांदा जिला है उसके आसपास के क्षेत्र माना जाता है। आगे देखिए, इसके प्रथम शासक चेती, इन्हीं के नाम पर इस महाजनपद का नाम रखा गया। आगे देखते हैं, महाभारत काल में जो चेदी महाजनपद है वहां का शासक कौन, शिशुपाल। महाभारत काल के समय चेदी महाजनपद का शासक कौन, शिशुपाल। इसी की हत्या कौन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण। चेदी महाजनपद को नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद ने इसे मगध में मिला लिया था। अवंती को किसने मिलाया, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने। और जो चेदी महाजनपद है
उसको नंद वंश के जो संस्थापक हैं महापद्म नंद, वह इसे चेदी महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिला लेते हैं। कालांतर में जो चेदी महाजनपद की एक शाखा कलिंग ओडिशा में भी स्थापित हुई है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश का जो महाजनपद काल था उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आगे बढ़ते हैं इसके। तो महाजनपद काल के प्रमुख नगर व उनके आधुनिक नाम, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। जो त्रिपुरी तेवर, जो जबलपुर वर्तमान में जबलपुर कहलाता है, उस क्षेत्र को प्राचीन काल में या महाजनपद काल में क्या कहा जाता था? त्रिपुरी या तेवर। तो ये याद रखना, ध्यान रखना, नोट भी करते रहना। त्रिपुरी तेवर, इसका आधुनिक नाम जबलपुर। विराट नगरी सोहागपुर, प्राचीन नाम विराट नगरी, आधुनिक नाम या वर्तमान नाम क्या है? सोहागपुर, जो कहां पे कौन से जिले में आता है? शहडोल जिले में। नलपुर, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? नरवर, जो किस जिले में आता है? शिवपुरी जिले में। नलपुर, आधुनिक नाम नरवर, न से नलपुर, नरवर, शिवपुरी जिले में। ठीक है। आगे टुंडिकेर, प्राचीन नाम क्या है? टुंडिकेर, वर्तमान में किसे? जो हमारा दमोह जिला है उसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? टुंडिकेर। आगे अवंती, प्राचीन नाम अवंती, आधुनिक नाम उज्जैन, महाकाल की नगरी। वत्स, प्राचीन नाम, ये महाभारत कालीन नाम है और वर्तमान में इसे ग्वालियर कहा जाता है। दसाण, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम विदिशा। अनूप, जो निमाड़ वाला क्षेत्र है उसे महाभारत काल या महाजनपद काल या पौराणिक काल में इसे अनूप के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में इसे निमाड़ के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मगधकालीन मध्य प्रदेश, मगध का उत्कर्ष होगा क्योंकि महाजनपद काल में 16 महाजनपदें अपने अपने क्षेत्र में शासन कर रही थी। जो एक महाजनपद थी मगध, जो उन 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद, जिसने बहुत सारी बहुसंख्यक महाजनपदों को अपने क्षेत्र में, अपने शासन क्षेत्र में मिला लिया था। अब यहाँ से मगध का उत्कर्ष चालू होता है, यहीं से राज सत्ताएं प्रारंभ होगी। जो मगधकालीन मध्य प्रदेश देखे अगर, तो हर एक वंश, देखो मगध पर शासन करने वाला पहला वंश वृहदत्त वंश, जिसके संस्थापक वृहदत्त थे। जरासंध उनके शासक थे, जिनका भीम से युद्ध हुआ था और भीम ने उनकी हत्या कर दी थी, उनका वध कर दिया था। और रिपुंजय उनका अंतिम शासक था। लेकिन हर्यक वंश, अगर वास्तविक संस्थापक मगध का देखा जाए तो हर्यक वंश को माना जाता है, जिसके शासक संस्थापक बिंबिसार थे। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन? बिंबिसार ने अवंती के शासक, जो हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है ये यही है कि जो हर्यक वंश के संस्थापक है बिंबिसार, उन्होंने क्या किया? जो उनके मित्र थे अपने अवंती महाजनपद के शासक चंडप्रद्योत, उनके पांडु रोग के उपचार के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को उन्होंने यहाँ भेजा। आगे देखिए शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो अवंती महाजनपद है वो फाइनली मगध साम्राज्य में जो विलय हुआ उसका तो किसके शासनकाल में हुआ था या किसने किया था? तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने। दोस्तों ये याद रखना, पहला हर्यक वंश, उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? जो हमारे मध्य प्रदेश में अवंती महाजनपद के शासक चंडप्रद्योत, उनके पांडु रोग के उपचार के लिए उन्होंने अपने राज्यवेद जीवक को भेजा। दूसरा वंश शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, इन्होंने ही अंतिम रूप से जो अवंती महाजनपद है उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। आगे देखें तो अगर मौर्य काल आ गया तो विशाल मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश भी सम्मिलित था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, चाणक्य की मदद से जो नंद वंश है उसके अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर भारत में अखिल भारतीय सत्ता मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसी अखिल भारतीय सत्ता के अंतर्गत हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल था। आगे से संबंधित जूनागढ़ अभिलेख, जो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त के राज्य में स्वराष्ट्र, मालवा व अवंती भी शामिल था। तो भाई जो रुद्रदामन है उसका एक अभिलेख शिलालेख है जिसका नाम क्या है? जूनागढ़। क्या नाम है? जूनागढ़।
जूनागढ़ अभिलेख में क्या उल्लेख मिलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनका शासन या उनके राज्य के अंतर्गत स्वराष्ट्र जो गुजरात में आता है और हमारे मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है मालवा व अवंती, ये क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के शासन क्षेत्र में शामिल। आगे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बिंदुसार के शासन काल में जो अशोक 11 वर्षों तक अवंती का प्रांतपाल बना रहा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। जो हमारे मध्य प्रदेश में अवंती है, उज्जैन है, वहां के 11 वर्षों तक प्रांतपाल या राज्यपाल कौन रहा? अपना अशोक। किसका पुत्र? बिंदुसार का पुत्र। बिंदुसार के शासन काल में, जब मौर्य साम्राज्य का शासक बिंदुसार, उसके शासन काल में उनका बेटा कौन? अशोक, वो 11 वर्षों तक जो अवंती है, उज्जैन है, वहाँ का राज्यपाल बना रहा। आगे देखिए, एमपी के गुर्जरा जो अभिलेख है 2, गुर्जरा व रूपनाथ, गुर्जरा दतिया रूपनाथ जबलपुर से प्राप्त हुआ। शिलालेखों से अशोक के शासन की जानकारी मिलती है। इनमें अशोक का नाम अशोक, देवनाम प्रिय व प्रियदर्शन उल्लेखित है। तो भाई 2 अभिलेख किससे संबंधित? सम्राट अशोक से संबंधित, मौर्य साम्राज्य का महान शासक सम्राट अशोक, उनसे संबंधित 2 अभिलेख हमारे मध्य प्रदेश में इंपोर्टेंट है। एक तो गुर्जरा अभिलेख जो हमें दतिया से प्राप्त हुआ, और दूसरा रूपनाथ अभिलेख जो जबलपुर में अवस्थित है। तो इन 2 अभिलेखों में अशोक के शासनकाल की जानकारी भी मिलती है और साथ में अशोक के नामों का उल्लेख मिलता है। अशोक का नाम अशोक, दूसरा देवनाम प्रिय, तीसरा प्रियदर्शन। ये 3 नाम किसमें मिलते हैं? गुर्जरा अभिलेख व रूपनाथ अभिलेख में। आगे देखें, महावंश ग्रंथ के अनुसार विदिशा, जिसे बेसनगर में के नाम से जाना जाता है, में अशोक की मुलाकात एक शक व्यवसायी की पुत्री कुमार देवी से हुई, जिससे उसने विवाह कर लिया। तो भाई जो वेशनगर विदिशा है, उस महावंश ग्रंथ के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है कि महावंश ग्रंथ के अनुसार किसमें उल्लेख मिलता है? महावंश ग्रंथ में। इसमें यह उल्लेख मिलता है कि जो अशोक है उसका विदिशा है वेशनगर, जो उस समय वेशनगर बोला जाता है, वर्तमान में विदिशा बोला जाता है। इसमें एक शक व्यवसायी जो था उससे उसकी मुलाकात होती है और उसकी पुत्री से मुलाकात होती है, जिसका नाम कुमार देवी है, और उसी से अशोक विवाह कर लेते हैं। आगे देखें, मौर्यकालीन प्रमुख स्मारक सांची का स्तूप, जो हमारे रायसेन में अब्दुल्लागंज जो है, वहाँ से सांची का स्तूप मिला है। उसके बारे में अगर देखें तो इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। कब? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। कहाँ पर? रायसेन में। यह बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। यह मूल रूप से ईंटों से निर्मित था। तो सांची स्तूप, जिसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किसने किया? मौर्य साम्राज्य के महान शासक अशोक ने। और यह मूल रूप से ईंटों से निर्मित, और किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने सांची स्तूप की खोज की। भाई सांची स्तूप निर्माण तो करवा दिया अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, लेकिन इस जो स्तूप है इसकी खोज किसने की? तो सन क्या है? 1818। जनरल टेलर ने इस सांची के स्तूप की खोज की, जो राजस्थान में अवस्थित है। आगे देखें, तुमेन अभिलेख कहाँ से मिला? अशोकनगर जिले से। तुमेन अभिलेख अशोकनगर। देखो याद रखना, गुर्जरा अभिलेख दतिया, रूपनाथ अभिलेख जबलपुर, सांची स्तूप जो हमारे रायसेन जिले में है, और तुमेन अभिलेख अशोकनगर जिले में। तो उज्जैन का बौद्ध महास्तूप वैश्य टेकरी के नाम से भी जाना जाता है। ये सम्राट अशोक द्वारा अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए उज्जैन में एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया गया, जिसके अवशेष वर्तमान में वैश्य टेकरी के नाम के टीले के रूप में विद्यमान है। तो उज्जैन का बौद्ध महास्तूप, जिसे वैश्य टेकरी के नाम से जाना जाता है, यह अशोक ने इस स्तूप का निर्माण अपनी प्रिय पत्नी कुमार देवी, उनके लिए इस विशाल स्तूप का निर्माण करवाया गया, जो एक टीले के रूप में वर्तमान में अवस्थित है, जिसे वैश्य टेकरी के नाम से जाना जाता है। आगे देखें, कसरावत के स्तूप भी जो मौर्यकालीन है, खरगोन जिले से प्राप्त हुए। देव कुठार के स्तूप रीवा जिले से, और पनगुड़िया स्तूप सीहोर से। तो दोस्तों ये याद रखना, कसरावत के स्तूप खरगोन जिले से प्राप्त, देव कुठार के स्तूप रीवा से, और पनगुड़िया स्तूप सीहोर से प्राप्त है। तो ये हमारा
मध्य प्रदेश से संबंधित जो मौर्य काल था उसके बारे में हमने देखा। जो हमारे इंपोर्टेंट फैक्ट बने वो हमने देखे। आगे देखते शुंग वंश। मौर्य वंश के पतन के पश्चात मध्य प्रदेश में के विशाल क्षेत्र पर शुंग वंश का अधिकार हो गया। तो देखो दोस्तों, जो मौर्य साम्राज्य है उसका अंतिम शासक कौन? वृहद्रथ। इसी के अमात्य मंत्री सेनापति क्या नाम? पुष्यमित्र शुंग। उसने वृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य साम्राज्य को समाप्त कर एक नवीन राजवंश ब्राह्मण राजवंश शुंग वंश की स्थापना की। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग नामक अमात्य ने मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। इनकी राजधानी अगर देखी जाए तो क्या थी? विदिशा। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम के अनुसार युवराज अग्निमित्र अपने पिता पुष्यमित्र शुंग के प्रतिनिधि के रूप में विदिशा में शासन करते थे। तो देखो जो शुंग वंश है इसने मगध साम्राज्य पे शासन किया। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। विदिशा भी इनकी राजधानी थी जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। जो पुष्यमित्र शुंग ने जो शुंग वंश की स्थापना की मौर्य साम्राज्य को समाप्त कर, तो जो पुष्यमित्र शुंग है वह तो मगध पर शासन करते थे। अब जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है वह मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र से शासन क्षेत्र संभालते थे। उन्होंने अपने पुत्र किसे? अग्निमित्र जो युवराज, उन्हें कहाँ भेजा? मध्य प्रदेश की विदिशा नगरी में। और वो अग्निमित्र मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र पर शासन संभालते थे। और इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? जो कालिदास है उनका एक ग्रंथ है मालविका अग्निमित्रम, उसी से इसके बारे में उल्लेख मिलता है। आगे चलकर शुंग वंश के शासक भागभद्र के शासनकाल में ग्रीक राजदूत कौन? हेलियोडोरस हमारे मध्य प्रदेश में आता है तथा भागवत धर्म ग्रहण करता है। देखो, ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस किस शासक के शासनकाल में आता है? पहली इंपॉर्टेंट बात, भागभद्र या भागवत नाम है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किस वंश के समय काल में आता है? या जो भागभद्र है या भागवत है वो शासक है वो किस राजवंश से संबंधित है? तो किस राजवंश से संबंधित है? शुंग वंश से संबंधित है। तो इन्हीं के शासन काल में कौन आता है? ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस। और वो यहाँ आकर जो भागवत धर्म है उससे प्रभावित होता है और भागवत धर्म को ग्रहण कर लेता है। और इसी में क्या है कि भगवान विष्णु को समर्पित वह एक स्तंभ का निर्माण करवाता है जिसे गरुड़ स्तंभ का नाम दिया गया, जो बेतवा नदी के किनारे कहाँ? विदिशा में स्थित है। तो जो हेलियोडोरस है वो भागवत धर्म ग्रहण करता है। उसके बाद भगवान विष्णु को समर्पित एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाता है। कहाँ पर? विदिशा में। किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे। और दोस्तों, इस गरुड़ स्तंभ को स्थानीय भाषा में खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। आगे देखें, बरूत स्तूप, इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग द्वारा कहाँ पर? सतना वाले विंध्य क्षेत्र में करवाया गया था। तो भरूत स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया? शुंग संस्थापक, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग द्वारा। कहाँ पर? सतना जिले में। सांची के स्तूप में 4 दीवारी जो स्तूप है उसके चारों ओर दीवार बनाई गई तथा उसके प्रवेश द्वार भी पुष्यमित्र शुंग द्वारा निर्मित कराए गए। देखो, सांची स्तूप का निर्माण जो बौद्ध धर्म से संबंधित है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक द्वारा करवाया गया। किसका? सांची स्तूप का निर्माण। लेकिन इस स्तूप के चारों ओर दीवार बनाना 4 दीवारी, उसके प्रवेश द्वार का निर्माण शुंग काल में किया गया पुष्यमित्र शुंग द्वारा। आगे सातवाहन वंश। देखो, सातवाहन वंश जिसके संस्थापक सिमुक, जिसे आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान पैठन या पोटली भी कहा जाता है जो महाराष्ट्र में है। तो सातवाहन वंश के शासक सिमुक ने विदिशा के शासक सुशर्मा जो किस वंश से संबंधित है? कणव वंश को पराजित कर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो देखो भाई, कणव वंश जिसका जो संस्थापक है वासुदेव और अंतिम शासक सुशर्मा,
जो विदिशा पर शासन व उसके आसपास वाले क्षेत्र पर शासन करता था। सिमुक है जो सातवाहन वंश से संबंधित है, तो सिमुक ने जो कण्व वंश का शासक है सुशर्मा उसको पराजित कर इस वाले क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। सिमुक के पोते सतकर्णी प्रथम ने पश्चिमी मालवा तथा अनूप, जिसे वर्तमान में निमाड़ क्षेत्र के नाम पर से जाना जाता है, उस पर अधिकार कर लिया। किसने? जो सिमुक है सातवाहन वंश के संस्थापक, उनके पोते कौन? सतकर्णी प्रथम। उन्होंने क्या किया? पश्चिमी मालवा व अनूप क्षेत्र, जिसे निमाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, उस पर अधिकार कर लिया। दोस्तों आगे देखें, सातवाहनों के नासिक शिलालेख में अनूप तथा अवंती पर विजय प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। किस शिलालेख में? ये इंपोर्टेंट बात, नासिक शिलालेख। किस शिलालेख में? नासिक शिलालेख में क्या उल्लेख मिलता है कि अनूप व अवंती पर विजय प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। आगे देखें, सातवाहन शासकों ने राजा श्रीसात के सिक्के, सातवाहन शासकों में जो राजा श्रीसात के सिक्के उज्जैन व होशंगाबाद से प्राप्त हुए तथा यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्के कहां से मिले? बेसनगर विदिशा और तेवर जबलपुर से। तो जो सातवाहन शासक के कौन? राजा श्रीसात, उनके सिक्के हमें कहां से प्राप्त हुए? उज्जैन व होशंगाबाद जिले से। तथा जो अगले शासक है उनके यज्ञ श्री सतकर्णी, इनके सिक्के हमें कहां से प्राप्त हुए? बेसनगर विदिशा व तेवर या त्रिपुरी जबलपुर से प्राप्त हुए। हिंदू यूनानी शासक, तो जो हिंदू यूनानी शासक है कौन? मिनेंडर। हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित शासक कौन? मिनेंडर, क्योंकि इसके सिक्के हमारे मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए। अब एक ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो में जो मिनेंडर शासक है, हिंदू यूनानी शासक मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन, इन दोनों के मध्य की जो वार्तालाप हुई है उसका उल्लेख किसमें मिलता है हमें? मिलिंद पन्हो में। तो नोट करना है दोस्तों। क्या नाम ग्रंथ का? मिलिंद पन्हो। इस ग्रंथ में इस मिनेंडर किसके बारे में उल्लेख मिलता है? मिनेंडर तथा बौद्ध भिक्षु कौन? नागसेन। इन दोनों के मध्य में क्या वार्तालाप होती है? मिनेंडर क्वेश्चन करते हैं और नागसेन उसके आंसर देते हैं। तो इन दोनों की जो ये वार्तालाप हुई उसका उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है? मिलिंद पन्हो में। अगर आगे देखें तो मध्य प्रदेश में जो हिंदू यूनानी शासक मिनेंडर है उसके सिक्के हमें किस जिले से प्राप्त हुए? कहां से प्राप्त हुए? तो बालाघाट से। बालाघाट से किसके सिक्के प्राप्त हुए? तो जो हिंदू यूनानी शासक मिनेंडर है उसके सिक्के प्राप्त हुए। आगे देखें, इसी काल खंड में जो रोमन साम्राज्य के सिक्के भी हमें आवरा, जिसे वर्तमान में मंदसौर के नाम से जाना जाता है, वहां से प्राप्त हुए। तो देखो हिंदू यूनानी शासकों में दो शासक इंपॉर्टेंट है, एक तो मिनेंडर जो हिंदू यूनानी शासक है और दूसरा रोमन साम्राज्य के सिक्के भी हमें यहाँ से मिले। जो मिनेंडर है उसके सिक्के बालाघाट से और जो रोमन शासक है उनके सिक्के हमें आवरा मंदसौर से प्राप्त हुए। आगे देखो, शक वंश। शक वंश के शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार रुद्रदामन ने सतकर्णी को 2 बार परास्त कर मालवा व माहिष्मती के आसपास के प्रदेशों को जीत लिया। तो दोस्तों यहां समझना कि जो रुद्रदामन है शक शासक है, शक वंश से संबंधित है, सीथियन। ठीक है, तो जो रुद्रदामन है इसका शासन क्षेत्र अगर देखें हम तो इस वाले क्षेत्र पर, गुजरात वाले क्षेत्र पर इसका शासन किसका? रुद्रदामन का। उसका अब शिलालेख भी हमें यहीं से गुजरात से प्राप्त होता है, जिसका नाम क्या है? जूनागढ़। इसी में हमने मौर्य साम्राज्य में देखा था कि जो जूनागढ़ अभिलेख है, शिलालेख है, रुद्रदामन से संबंधित है। शक शासक जो है उससे संबंधित है। उसमें बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके शासन क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा मालवा, अवंती और सौराष्ट्र क्षेत्र आता है। और इसी में यह उल्लेख भी मिलता है कि शक वंश के शासक रुद्रदामन जो है उसने सतकर्णी किस वंश से संबंधित है?
आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित, और उसको 2 बार परास्त कर मालवा और माहिष्मती के आसपास के क्षेत्र को जीत लिया। किसने? रुद्रदामन ने। आगे देखें, कार्दमक वंश, इसके संस्थापक कौन? चस्टन। क्या नाम है कार्दमक वंश के संस्थापक का? चस्टन। ये याद रखना दोस्तों, कार्दमक वंश। इसका शासन क्षेत्र अगर देखें तो काठियावाड़ मतलब गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा बोल लो, उज्जैन बोल लो, अवंती बोल लो, तो इस पर इसका शासन क्षेत्र था। किसका? चस्टन का। याद रखना, कार्दमक वंश जिसके संस्थापक कौन? चस्टन। कौन? चस्टन। शासन क्षेत्र देखे तो काठियावाड़, गुजरात वाला क्षेत्र, और उज्जैन मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, जिसे मालवा भी कहा जा सकता है, मालवा। इस क्षेत्र पर किसका शासन? कार्दमक वंश का शासन आता है। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? उज्जैनी को। तो सीधी सी बात, कार्दमक वंश, उसके संस्थापक चस्टन, राजधानी उज्जैनी और शासन क्षेत्र काठियावाड़, गुजरात से लेकर उज्जैन मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश तक। आगे देखिए, चस्टन के सिक्के उज्जैन व शिवपुरी से प्राप्त हुए। कहां से? एक तो उसकी राजधानी, जो चस्टन ने अपनी राजधानी बनाया था, कार्दमक वंश की राजधानी किसे बनाया था? उज्जैन को, तथा दूसरा शिवपुरी। इन 2 नगरों से जो कार्दमक वंश है उसके सिक्के प्राप्त होते हैं। आगे देखें, कुषाण वंश। तो कुषाण वंश के महान शासक कनिष्क ने उज्जैन के शकों को युद्ध में पराजित किया था तथा मालवा का कुछ भाग छीन लिया। तो जो कुषाण वंश है उसका सबसे प्रतापी शासक कौन? कनिष्क है। उसने हमारे मध्य प्रदेश में बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। उसने क्या किया? जो शक है, जो सीथियन शक शासक है, उनको पराजित कर जो हमारे मध्य प्रदेश है उस पर उसने शासन किया। आगे, कुषाण शासकों के सिक्के शहडोल, विदिशा से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? शहडोल, विदिशा व हरदा से प्राप्त हुए। इन 3 नगरों से जो कुषाण शासक कनिष्क या कुषाण शासकों के सिक्के प्राप्त होते हैं। आगे देखें, कुषाणों के पतन के पश्चात जो मध्य प्रदेश है उस पर किस राजवंश का शासन होता है? नागवंश का। किसका? नागवंश का शासन होता है। तो दोस्तों, कुषाणों के पतन के पश्चात जो मध्य प्रदेश है वहां पर किस एक नवीन राजवंश का उदय होता है? नागवंश का उदय होता है। अगर इसकी राजधानी देखी जाए तो विदिशा, और नागवंश की 2 शाखाएं थी, एक पद्मावती जिसे वर्तमान में ग्वालियर के नाम से जानता है, और दूसरी शाखा इसका शासन क्षेत्र कहाँ था? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। तो नागवंश की अगर मध्य प्रदेश में राजधानी देखी जाए तो कहां पर? विदिशा में। इसकी शाखाओं की बात की जाए तो इसकी 2 शाखाएं हैं, एक पद्मावती जिसको वर्तमान में ग्वालियर के नाम से जाना जाता है, और दूसरी मथुरा, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र पर शासन करते थे। आगे देखें तो पद्मावती से नाग शासक गणपति व भीम, इन दोनों के सिक्के प्राप्त होते। कहां से? पद्मावती, ग्वालियर से। इसके जो नागवंश के 2 प्रमुख शासक, एक गणपति व दूसरे भीम, इन दोनों के सिक्के हमें कहां से मिलते हैं? पद्मावती, ग्वालियर से। आगे देखिए, आभीर वंश। सातवाहनों के अधीन आभीरों ने खानदेश, बुरहानपुर वाला क्षेत्र। तो देखें, अगर मध्य प्रदेश के हिस्से में देखें, अगर तो इस वाले पार्ट पे किसका शासन? आभीरों का। अब आभीर जो थे वो पहले सातवाहन शासकों के अधीन कार्य कर रहे थे, उनके सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे। जिससे सातवाहन वंश का पतन होता है उसके बाद जो आभीर है स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेते हैं। कहां पर? खानदेश, जिसे बुरहानपुर के नाम से जाना जाता है, तो वहां पर आभीर वंश का शासन क्षेत्र था। नासिक शिलालेख के अनुसार आभीर साम्राज्य के संस्थापक कौन? ईश्वर सेन, जिनका शासन क्षेत्र अनूप प्रदेश, बुरहानपुर, खानदेश, अनूप प्रदेश, खंडवा, खरगोन, इस क्षेत्र में आभीर वंश का शासन क्षेत्र था। और अगर इसके संस्थापक की बात करें तो उसके संस्थापक कौन है? ईश्वर सेन। कौन? ईश्वर सेन। आगे देखें, कालांतर में आभीरों द्वारा वाकाटक वंश की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। किस वंश की? दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध वंश वाकाटक वंश, उसकी अधीनता स्वीकार कौन कर लेते हैं? आभीर। तो स्टोरी सुनना, जो सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश
जो गोदावरी नदी और नर्मदा नदी के मध्य क्षेत्र में शासन करते थे। इन्हीं के अधीन कौन थे? आभीर, इन्हीं के सामंत के रूप में कार्य करते थे। लेकिन सातवाहन वंश का पतन हुआ, उसके पश्चात आभीरों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। कहाँ पर? अनूप प्रदेश, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, खानदेश वाला क्षेत्र, इस पर आभीरों ने शासन किया। लेकिन आगे चलकर जो वाकाटक वंश है उसकी अधीनता इनको स्वीकार करनी पड़ती है। आगे देखें बोधि वंश। दूसरी तीसरी शताब्दी के आसपास जो त्रिपुरी है, जबलपुर वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र पर बोधि वंश के शासकों ने शासन किया था। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है बोधि वंश से कि जो त्रिपुरी जबलपुर है उस वाले क्षेत्र पर शासन किया किसने? बोधि वंश ने। बोधि वंश ने किस क्षेत्र पर शासन किया? जो महाकौशल वाला पार्ट है त्रिपुरी जबलपुर, उस क्षेत्र पर बोधि वंश ने शासन किया। आगे देखिए मग वंश। तो जो बोधि वंश है उसी के समकालीन आसपास समय काल में एक नया राजवंश था जो मग वंश था, उसने शासन किया। अगर देखें मग वंश का प्रथम शासक कौन? भीमसेन था। अन्य शासक अगर देखें तो भद्रमग व शिवमग। तो अगर देखें मग वंश, उसके संस्थापक कौन? संस्थापक भीमसेन। अगर अन्य शासकों की बात पूछी जाए तो भद्रमग तथा शिवमग। आगे देखें मग वंश के शासकों के सिक्के तथा शिलालेख कौशाम्बी तथा बांधवगढ़ उमरिया से प्राप्त हुए। जो मग वंश है उनके शासकों के सिक्के कौशाम्बी जो वत्स महाजनपद थी प्राचीन टाइम में, उसकी राजधानी थी कौशाम्बी, जो उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज है, उस समय इलाहाबाद जो प्रयागराज है उसके आसपास का क्षेत्र कौशाम्बी कहलाता है। अगर इसकी ऐतिहासिक बात करें तो उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ देखा गया था? कौशाम्बी नगर में देखा गया था। तो इस कौशाम्बी से मगवंश के शासकों के सिक्के तथा जो मध्य प्रदेश में हमारा बांधवगढ़ क्षेत्र है जो उमरिया जिले में आता है, वहां से हमें इसके शासकों के सिक्कों की प्राप्ति हुई। आगे देखें, इसके आगे हम जो वाकाटक वंश है वह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।